तो हमने लास्ट सेशन में इन्वायरमेंट लॉ के यहाँ तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कर लिया था एंड अब इसके हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि हमें करेक्ट आंसर देना है बाय यूजिंग दिस कोड्स। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इन्वायरमेंटल अप्रोच है उसने सुप्रीम कोर्ट को लेड कर दिया है ताकि वो डिराइव कर सके, एडॉप्ट कर सके और अप्लाई कर सके ऐसे रेंज ऑफ प्रिंसिपल जो हमारे इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप करे। तो कुछ नोटेबल फंडामेंटल नॉर्म्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है तो उसमें से क्या क्या है। तो देखो सबसे पहला, एवरी पर्सन एंजॉयज द राइट टू अ होलसम इन्वायरमेंट विच इज अ फेसेट ऑफ द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही है, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप फेसेट में देखोगे तो जो राइट टू इन्वायरमेंट है वो एक फंडामेंटल राइट है। दैट मीन्स दैट्स ट्रू। अब देखो ये जो दूसरा कोड है आपका, इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स इन्वायरमेंटल लॉज। तो हमारे जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया है ना, तो वो उन्हीं को तो ये ऑब्लिगेशन है कि वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें इन्वायरमेंटल लॉ को। तो सही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही कहता है। अब यहाँ पे आप देखो, गवर्नमेंट एजेंसीज आर नॉट प्लीड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, inadequacy of staff or other insufficiencies to justify the non-performance of their obligation under environmental laws। तो देखो अगर गवर्नमेंट मान लो हमारे इन्वायरमेंट लॉज को सही से परफॉर्म नहीं कराती है तो गवर्नमेंट ये प्लीड नहीं कर सकता कि मेरे पास इनएडुकेसी है, पैसे नहीं है या फिर रिसोर्सेस नहीं है। तो ये भी एक लॉ है, ठीक है, तो ये भी सही है। Now, stringent action ought to be taken against contumacious defaulters and persons who carry on industrial or development activity for profit without regard to environment law। ये भी सही है ना, मतलब ऐसे लोग उन पे कड़ी कार्रवाई होगी अगर मान लो कोई हमारे इन्वायरमेंट को डिफ़ॉल्ट पहुंचाता है ऐसा या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो ये भी सही है। दैट मीन्स कि ये चारों कोड सही है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे देखो पूछा जा रहा है, अगेन स्टेटमेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिडेम्पशन ऑफ डैमेज्ड एनवायरनमेंट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एज सच पॉल्यूटर इज लायबल टू पे द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सफरर्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिवर्सिंग द डैमेज। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिडेम्पशन ऑफ द डैमेज्ड इन्वायरमेंट है ना, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसने इन्वायरमेंट को डैमेज करा है उसको उस पर जो गवर्नमेंट है वो उस पर फ़ाइन लगाएगी, है ना, क्योंकि जो अगर आप पॉल्यूट करते हो इन्वायरमेंट को तो आप पॉल्यूटर हो जाओगे, तो आपको रिडेम्पशन कैसे मिलेगा? आपको रिडेम्पशन बाय द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगा, है ना। तो अगर आप इन्वायरमेंट को डैमेज करते हो तो आप एक पॉल्यूटर हो, है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या पूछा जाता है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ दिस कंट्री। ऑब्वियसली ये भी बात सही है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल लाइक अगर आपने इन्वायरमेंट को डैमेज किया तो आप पे जो गवर्नमेंट फ़ाइन लगाएगी वो आपको पे करना होगा। तो दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ट्रायल स्मेल्टर केस। तो देखो ये जो ट्रायल स्मेल्टर केस है ये यूनाइटेड स्टेट वर्सेस कनाडा के बीच का केस है ना, 1941 का केस है जिसे हम ट्रायल स्मेल्टर भी केस कहते हैं। तो जो ट्रायल स्मेल्टर केस है ये एक लैंडमार्क इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है जो कि ये इस्टेब्लिश करता है कि जो फाउंडेशनल लीगल प्रिंसिपल है सॉवरेन स्टेट का वो क्या करेगा, उसको ये परमिट नहीं है कि अगर आप किसी इन्वायरमेंट को थ्रेट करो जिससे कि दूसरे कंट्री अफेक्ट हो, है ना। तो यही हो रहा था, यूएसए कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यू क्रिएट कर रहा था
सॉरी कनाडा कुछ ऐसे इन्वामेंटल इश्यू क्रिएट कर रहा था यूएसए की वजह से, तो यही ट्रायल सेमेस्टर स्मेल्टर केस बना। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है, मैच द कॉलम कराना है, तो नेशनल इन्वामेंटल ट्रिब्यूनल रियो डिक्लेरेशन से आया जो 1992 में हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ सिक उटेरो टू अट अलिनेम नॉन लिडास, ये प्रिंसिपल ये जो प्रिंसिपल है वो 22 नंबर पे आपको मिल जाएगा स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के। अब यहाँ पे क्या है, टू स्टॉप एंड प्रिवेंट द इंटरनेशनल ट्रैफिक इन डंपिंग एंड रिजल्टेंट एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक एंड डेंजरस प्रोडक्ट एंड वेस्ट, तो ये आपको बेसल कन्वेंशन का है पार्ट, ठीक है। कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज स्ट्रेंथन, ये क्योटो प्रोटोकॉल में इसको इन्हें मतलब इसके इन्हेंसमेंट के लिए बात की गई थी, ठीक है। रो आई एम नॉट फ्रॉम, ये हम लोग बस सॉल्व कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आए तो हो जाए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो देखो अगर हमने अभी जाना कि जो राइट टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट है वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, सही बात है ना। और देखो द पावर कन्फर्ड अंडर इन्वायरमेंटल स्टैट्यूट, मतलब जो इन्वायरमेंटल स्टैट्यूट जो बनाया गया है वो पावर कन्फर करती है ना, प्रदान करती है, ताकि हम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को, ताकि जो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है उसमें एडवांसमेंट हो, ठीक है, एंड नॉट फॉर पर्पज दैट वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, तो ये भी सही है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द गवर्नमेंट मे बी अ रीजनेबल फैक्टर टू exonerate द गवर्नमेंट म्यूनिसिपल बॉडीज फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स लाइबिलिटी ड्यूटी। अब देखो अगर मान लो पैसों की तंगी है ना, तो इसको तो क्या ये एक फैक्टर बता के जिनको अथॉरिटी दी गई है वो अपनी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी को परफॉर्म करने से बच सकते हैं, तो नहीं, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे नॉट पूछा था, कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपके पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी अगर आप अपनी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी मतलब को नहीं निभाते हो तो। अब यहाँ पे देखो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इम्पोजेज द ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन द डेवलपर टू शो हिज और हर एक्शन इज इन्वायरमेंटली बेनिंग, तो जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है वो क्या करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ देता है ना, उस पर्सन पे जिसने मतलब पॉल्यूटर पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये केस से रिलेटेड है, केस लॉ पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑब्जर्व्ड दैट द इश्यू ऑफ पॉल्यूशन शुड नॉट बी रिजॉल्व्ड एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर पीपल्स लिवलीहुड। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये ऑब्जर्व किया था कि जो इश्यू ऑफ पॉल्यूशन है उसको रिजॉल्व नहीं किया जाना चाहिए ऑन द कॉस्ट ऑफ पुअर पीपल्स लिवलीहुड, तो ये MC मेहता का केस है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1987 का केस है। अब कुछ केसेस की और जानकारी लेते हैं। तो देखो ये जो इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसे हम बिचली विलेज भी केस कहते हैं, और ये एक लैंडमार्क केस है जिसने इस्टेब्लिश किया था पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को, है ना, ये 1961 का केस है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी केस में ये इस्टेब्लिश हुआ था कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, लाइक जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा उस पर फाइन लगेगा। अब देखो जो म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ रतलाम वर्सेस वदीचंद केस है, ये 1980 का केस है, ये भी एक लैंडमार्क केस है जिसने इस्टेब्लिश किया था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल कंट्राडिक्ट दिखाकर नेगलेक्ट नहीं कर सकती, है ना, मतलब वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर ये कंट्राडिक्शन दिखाकर ये नेगलेक्ट नहीं कर सकता पब्लिक सेफ्टी एंड सैनिटेशन से। ये म्यूनिसिपल काउंसिल वाला केस इसलिए था। और जो लास्ट केस है TN गोदावलमान थेरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1991 का केस है। अब यहाँ पे देखो अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक्ट है,
द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क शैल बी मेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। तो एज यू ऑल नो कि जो बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क है वो कौन डिसाइड करता है, बाई पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से होता है। अब यहाँ पे देखो बेसल कन्वेंशन जो है 1989 में हुआ था, तो वो किससे, बेसल कन्वेंशन किससे अटैच्ड है, एसोसिएटेड है, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल से, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है द स्टेट इज द ट्रस्टी ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर बाय नेचर meant for public use and enjoyment, and that Indian legal system includes the public trust doctrine as a part of its jurisprudence। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किसके केस में कहा था, TN गोदावर्मन थिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये 1995 का केस है। अगेन हमने ये देखा था 1996 का ये वाला केस है, इंडियन काउंसिल फॉर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता वाला केस 1987 का। श्री सच्चिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस जो है वो 1987 का केस है, ठीक है। ये सब छोड़ो। अब यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एज प्रोवाइडेड अंडर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो कौन सा सेंट्रल बोर्ड के अंदर में नहीं आता, तो यहाँ देखो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये आता है। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट अमॉन्ग देम, ये भी आता है। फिक्सिंग स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी, ये भी आता है। AQI इसी को बोलते हैं ना, क्वालिटी ऑफ एयर। और जो मेकिंग रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ स्टेट बोर्ड, तो ये वाला नहीं आता, दैट्स वाई ये ट्रू है। यहाँ पे पूछा डू नॉट, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ये याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट राइट टू एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर इज ए फंडामेंटल टू लाइफ एंड इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 21 टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू इट्स सिटीजन। तो ये बात कौन से केस में कहा गया था, AP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस MB नायडू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये स्टेट की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो पीने का स्वच्छ पानी प्रदान करे, ठीक है, जल। तो ये AP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये वाला हुआ था। अब देखो ये जो कुछ केसेस का हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो वेलोरी सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो 1996 का केस है। ये भी एक लैंडमार्क केस है। इसने इस्टेब्लिश किया था कि जो इन्वामेंटल प्रोटेक्शन है वो एक फंडामेंटल राइट है ना, और ये जो है कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटीग्रेटिंग द प्रिकॉशनरी एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ठीक है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1987 का है। कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड वर्सेस सी के चुप 1966 का केस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है कि द प्रोविजन कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स रन थ्रू आउट द UN चार्टर लाइक अ गोल्डन थ्रेड, सही बात है अगर ऐसा पढ़ो तो। अब रीजन इसके लिए क्या है, मच ऑफ द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द डिटरमाइंड लॉबिंग बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को, ये भी सही है, रट्टा मान लो यार। अब यहाँ पे देखो बोन कन्वेंशन जो था वो जर्मनी में 1979 में हुआ था, और जो बोन कन्वेंशन है वो किससे एसोसिएटेड है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज, है ना। और जो बोन कन्वेंशन है वहाँ पे क्या हुआ था,